अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने राजा गिद्ध के किरदारों और इसकी कहानी के 4 हिस्सों के बारे में मुख्तसरन बात की थी। आज की इस वीडियो में हम इस नावल की कहानी के बारे में तफसीलन बात करेंगे। नावल की कहानी का आगाज़ MA सोशियोलॉजी की एक क्लास में होता है। यह सोशियोलॉजी की एक तारुफी क्लास है जिसे पढ़ाने वाले उस्ताद का नाम प्रोफेसर सुहेल है। प्रोफेसर सुहेल नजरियात की कुश्ती लड़ने और बंद दिमागों को खोलने के हुनर से बखूबी वाकिफ हैं। इस क्लास में जो मौजू ज़ेरे बहस है वो इंसान पर दीवानगी तारी होने के असबाब है। अपनी बारी आने पर दीवानगी के असबाब बयान करने के लिए आफताब खड़ा होता है। इस नौजवान का ताल्लुक कालीनों के कारोबार से वाबस्ता एक कश्मीरी घराने से है। जिस समय यह नौजवान दीवानगी के असबाब बयान कर रहा था, रोशनदान से आने वाली रोशनी इसकी भूरी आंखों में शहद जैसी चमक पैदा कर रही थी और आधी आस्तीनों की कमीज में इसके दोनों बाजू सुनहरी घास से अटे हुए महसूस हो रहे थे। यह नौजवान ओलंपिक्स में मशल बरदार नौजवानों की मानिंद हसीन, कंवारा और मुकद्दस दिखाई दे रहा था। इसी लम्हे सीमी शाह उसकी जानिब देखने की गलती कर बैठती है और उस पर दिल हार जाती है। यह नौजवान उसकी रूह की गहराइयों तक उतरता चला जाता है। लेकिन इसी लम्हे प्रोफेसर सुहेल और कयूम भी सीमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। गुलबर्गी माशरे की पुरवरदा ये लड़की अगरचे अपनी दीगर हम जमातों के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से था, इसलिए इसके उठने बैठने, बात करने, चलने फिरने और लिबास पहनने के अंदाज इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थे कि मुखालिफ जिन्स इसकी तरफ खींचती चली जाती। लिहाजा अपने तमाम तर इल्म तकब्बुर के बावजूद प्रोफेसर सुहेल भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। अगरचे शुरू में सीमी भी प्रोफेसर सुहेल की तरफ माइल थी, लेकिन वो चाहती थी कि प्रोफेसर अपने सर में खाक डालकर उसके पीछे पीछे फिरे, जिसकी इजाज़त प्रोफेसर सुहेल का इल्मी तकब्बुर उसे नहीं देता था। लिहाजा वो प्रोफेसर सुहेल से दूर होकर आफताब के करीब होती चली गई और उनकी बढ़ती हुई कुर्बत को देखकर प्रोफेसर सुहेल हसद में मुब्तला हो गए। उन्होंने आफताब और सीमी के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए आफताब के दिल में सीमी के खिलाफ शक का बीज बोने की कोशिश की। उन्होंने आफताब से कहा कि सीमी में मोहब्बत तो है लेकिन वफा नहीं, वो कभी भी किसी एक शख्स के साथ खुश नहीं रह पाएगी। आफताब एक सादा लो शख्स था, वो तकदीर पर यकीन रखने का आदी था और उसने सीमी से दूरी को तकदीर का फैसला समझकर कबूल कर लिया और कॉलेज को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर अपनी एक कज़न ज़ेबा से निकाह करके लंदन के लिए रुखसत हो गया। चूंकि उसका मानना था कि इंसान के अंदर फैसले यूं रख दिए जाते हैं जैसे चंबेली में खुशबू और तरबूज में सुर्खी। इंसान किसी के साथ भी जिंदगी बसर कर ले, उसे कुछ राहतें और कुछ दुख झेलना पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी खुशी और दुखों का संगम है। लिहाजा आफताब का दीवानापन मीर तकी मीर और फरहाद का दीवानापन था। यह वो दीवानापन है जहां पहुंचकर इश्क मुकद्दस हो जाता है। वो दूध की नहरें बहा देता है, माउंट एवरेस्ट फतह कर लेता है। लेकिन आफताब की जुदाई सीमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आफताब के चले जाने के बाद सीमी की जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो गई। उसे अपनी शक्ल, अपनी अक्ल और अपनी हर चीज से नफरत होने लगी। उसका जिस्म उसके लिए कूड़े का ढेर बनकर रह गया। उसने खुद को अजियत देने की खातिर कयूम के साथ जिनसे रिश्ता इस्तवार कर लिया। वो चाहती थी कि आफताब को कयूम और उसके जिनसे रिश्ते के बारे में मालूम हो, ताकि उसे सीमी की बेवफाई का यकीन हो जाए और वो अंदर से जुड़ने लगे। और उसकी मौत
आफताब की जिंदगी की राह हमवार कर दे। अगरचे कयूम भी गुज़िश्ता 2 बरस से सीमी के इश्क में मुब्तला था और वो उससे दीवानों और मजजूबों को साइश करता था, लेकिन वो सीमी शाह की तरफ इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मोहब्बत सीमी के दिल से आफताब के इश्क को खुरच खुरच कर निकाल देगी। लेकिन वो जिस्म के जरिए सीमी के रूह तक का सफर तय करने में नाकाम रहा और सीमी धीरे धीरे मौत की जानिब बढ़ने लगी। बिलाखिर उसने दाई अजल को लब्बैक कहा और इस दुनिया से रुखसत हो गई। जहां सीमी की मौत कयूम के लिए एक सदमा था, वहीं एक दूसरे शख्स के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था और वो शख्स था प्रोफेसर सुहेल। सीमी की मौत ने प्रोफेसर सुहेल को शदीद गिल्ट में मुब्तला कर दिया, क्योंकि प्रोफेसर सुहेल सीमी की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद को समझते थे। लिहाजा उन्होंने अपने इल्म को तलवार की मानिंद इस्तेमाल करना छोड़ दिया और आजिज़ी और इनकसारी का रास्ता अपना लिया। उनकी शख्सियत में आने वाला ये ठहराव उन्हें जीन्स म्यूटेशन जैसी बेमिसाल थ्योरी की तरफ ले जाने का बाइस बना। लेकिन सीमी की मौत ने कयूम को तोड़ कर रख दिया। वो अल्सर का शिकार हो गया। मैदे की शदीद जलन ने उसे इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। उसने अपनी इस परेशानी का हल तंत्रा योगा में तलाश करने की कोशिश की और आपदा के साथ जिनसी रिश्ता इस्तवार करके शक्ति हासिल करने की नाकाम कोशिश की। एक बार फिर वो आपदा के जिस्म के जरिए उसकी रूह तक का सफर तय करने में नाकाम रहा, क्योंकि आपदा उसके करीब बच्चे की ख्वाहिश में आई थी। उसे कयूम से मोहब्बत न थी और अपने शोहर वहीद के वापिस आ जाने पर वो कयूम से रुखसत हो गई। आपदा के चले जाने के बाद कयूम ने एक और जाए पनाह तलाश की। इस बार उसने एक तवाइफ अमतल अजीज की आगोश में पनाह ढूंढी। अमतल का ताल्लुक भी उसी की तरह गिर जाती से था। उसका जिस्म भी हराम पर पला था। अगरचे अमतल ने तवाइफ की जिंदगी तर्क करके एक नॉर्मल जिंदगी बसर करने की कोशिश की थी, तहम उसका शोहर, जिसे हर वक्त अपनी पारसाई का डंका बजाने की आदत थी, उसे अमतल की तवाइफ की जिंदगी तर्क करने से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि लोग ये समझें कि एक पारसा शख्स ने तवाइफ को ताइब होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अमतल को यह बात हरगिज मंजूर ना थी कि वो किसी की अना को मोटा करने के लिए खुद को जलील करे। लिहाजा उसने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर से अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई। अमतल का एक बेटा भी था जिसका जहनी तवाजुन दुरुस्त ना था और अमतल का शोहर उसके जहनी तवाजुन के खराबी की वजह अमतल के हराम रिज्क खाने को करार देता था और अमतल भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती थी कि हराम रिज्क दीवानगी का बाइस बनता है। अमतल की जिंदगी का खात्मा अपने इसी जवां साला जहनी माजूर बेटे के हाथों हुआ। अमतल की मौत के बाद कयूम के पास कोई जाए पनाह बाकी न बची। अब उसने अपनी भाभी सोलत और मुख्तार भाई को कहकर शादी करने का सोचा। उसकी शादी रोशन से तय कर दी गई। रोशन को एक बाकरा लड़की समझते हुए उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली ही रात कयूम को मालूम हुआ कि रोशन के बतन में उसके आशिक इफ्तिखार का बीज परवान चढ़ रहा है। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो रोशन को सीमी शाह की मानिंद जिंदा लाश नहीं बनने देगा। उसने रोशन को अपने निकाह के बंधन से आज़ाद किया और उसे अपने आशिक इफ्तिखार के साथ जाने की इजाज़त दे दी और यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची।